हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आइए आगे बढ़ते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे आज चर्चा होगी। इससे पहले कि आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करें, अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये लेक्चर कितना हेल्पफुल था। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट लेवल के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो छूट ना जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान जो है, भारत का आइन जो है, हिंदुस्तान का आइन जो है, उसको बनाने में कैसे क्या क्या प्रोसेस जो रहा, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इन 1934 में क्या हुआ था, एम.एन. राय जो भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करने वाले जो पहले बंदे थे, वो पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के। उन्होंने 1934 में क्या किया, आइडिया दिया कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होना चाहिए भारत के लिए, भारत का संविधान बनाने के लिए, जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स जो हमने पढ़ी थी, हमने अलग अलग एक्ट्स पढ़े थे, तो वो एक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपको पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन समझने में। तो 1934 में जैसे मैंने बताया कि एम.एन. राय जो पायनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, उन्होंने आइडिया दिया कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए इंडिया में, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होना चाहिए। तो ये पहली डिमांड आई। फिर उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने ऑफिशियली डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होना चाहिए। भारत का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की ज़रूरत है। उसके बाद 38 में जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि भारत का संविधान जो है वो फ्रेम किया जाना चाहिए किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा, और वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे बनी होनी चाहिए। मींस वोटिंग हो पहले, फिर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बननी चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है फाइनल शेप में भारत के लिए संविधान बनाए, लेकिन बगैर किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के। तो स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले हम देखते हैं, द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड ऑन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज द अगस्त ऑफर। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि अगस्त ऑफर जो था वो कब, 1940 में जो था वो अगस्त ऑफर जो है वो कब आया था, 1940 में। 1940 में। तो अब अलग से जो इस पर एक लेक्चर बनेगा तो उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा कि अगस्त ऑफर क्या था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। In 1942, Sir Stafford Cripps, a member of the cabinet, came to India with a draft proposal of the British government on the framing of independent constitution to be adopted after 1942 में। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि क्रिप्स मिशन जो था भारत में कब आया था, 1942 में, 1942 में। एक्चुअल में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो कौन थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट का एक बंदा, जिसे नाम क्या ना था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो वो भारत में आया एक प्रपोजल लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि इंडिपेंडेंट जो था वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो था भारत में क्या किस तरीके का संविधान होगा, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है जो एक जहाँ पे किस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे चलाई जाएगी, तो वो प्रपोजल लेके आए। लेकिन क्रिप्स का ये प्रपोजल जो था वो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो क्या चाहती थी, मुस्लिम लीग टू इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनोमस स्टेट्स। मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि भारत को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाए। तो क्रिप्स मिशन जो क्रिप्स का जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया इसने, क्योंकि ये अपनी मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि 2 जो थी ऑटोनॉमस स्टेट्स बनाई जाएं और
उसमें क्या हो, 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज भी हों। तो फाइनली क्या हुआ, कैबिनेट मिशन जो था इंडिया में भेजा गया। वाइल तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया, 2 कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज जो डिमांड थी मुस्लिम लीग की, उसको तो इस कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इसने एक नई स्कीम जो थी वो दे दी। उसमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की एक नई स्कीम जो थी, प्रपोजल है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, इसने दे दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग जो थी मोर और लेस सेटिस्फाइड हो गई। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी, कंपोजिशन क्या थी उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो बनाई गई थी तो उसकी कंपोजिशन क्या थी, उसमें कितने मेंबर्स थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी वो कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, 1946 में। कैबिनेट मिशन जो भी मैंने आपको बताया, कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था, तो उसके तहत जो थी ये 1946 में जो थी वो फार्मुलेट की गई थी, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फार्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट प्लान जो आया था तो उसके तहत जो था, उस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो थी ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी। टोटल स्ट्रेंथ इसकी 389 थी, जिसमें से 296 सीट्स जो थी वो दी गई थी ब्रिटिश इंडिया को, और 93 सीट्स जो गई थी वो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज टू बी पार्टली इलेक्टेड। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर इसका जो है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम में मैंने देखा है, क्वेश्चन जो है इस पे आते रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज टू बी पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो बनाई गई थी तो वो क्या इलेक्टेड थी, क्या नॉमिनेटेड थी? नहीं, इसमें दोनों थे, वाज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें से जो मेंबर्स नॉमिनेट होने थे, वो मेंबर्स जो भेजने थे वो नॉमिनेट किए जाने थे जो प्रिंसली स्टेट के हेड थे उनकी जानिब से, और ब्रिटिश प्रोविंस के दूसरे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस की जो ब्रिटिश इंडिया की जो बाकी वाले प्रोविंस थे उनमें इलेक्शन के बेस पे होने थे। तो इस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जैसे थे, वोटिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो होनी थी, वोटिंग बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक वोटिंग का एक मेथड रहता है। तो इसके जरिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी उनके मेंबर्स जो थे वहाँ पे इलेक्ट होने थे, और ये प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर जो थे वो हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट जो था उन्होंने नॉमिनेट करने थे। सो आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसका वोटिंग मेथड जो मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो इसके बारे में भी स्टूडेंट्स से आपने याद रखना है। बहुत टाइम ये पूछा जाता है कि किस मेथड की जरिए जो था वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज की जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की इलेक्शन हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें स्टूडेंट देख रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो नॉमिनेट किए जाने थे हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट जो थे उनके द्वारा। इलेक्शन जो थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की 19 अगस्त 1946 में हुई, और इसमें कांग्रेस जो थी उन्होंने मेजॉरिटी में जो थी वो सीट्स जो थी वो जीत ली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जैसे ही कॉन्स्टिट्यूट हो गई तो उसमें उसकी जो फर्स्ट मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की वो हुई थी दिसंबर 9, 1946। तो स्टूडेंट्स आपने ये भी याद रखना है कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से जो है क्वेश्चन जो है हमें अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की इलेक्शन हुई तो उन्होंने किया क्या, मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द मीटिंग, एंड फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बुलाई गई थी तो उसमें क्या किया, मुस्लिम लीग ने उसको बाइकआउट कर दिया, और सेपरेट स्टेट पाकिस्तान, एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए उसके लिए डिमांड करना शुरू कर दी। सब्सिक्वेंटली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली गॉट डिवाइडेड, पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। तो हुआ क्या, जैसे ही मुस्लिम लीग ने जो थी वो पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बाइकआउट कर दी और पाकिस्तान को अलग स्टेट बनाने की उन्होंने डिमांड रखी, तो सब्सिक्वेंटली वो हुआ क्या कि वो डिमांड उनकी एक्सेप्ट हो गई और पाकिस्तान जो था वो क्रिएट हो गया, पाकिस्तान अलग से क्रिएट किया गया, पाकिस्तान को एक अलग से देश बना दिया गया। टाइम टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हम देखेंगे, मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्टूडेंट्स। टाइम टेकन
कितना टाइम जो था, कितना वक्त लगा था हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। टाइम टेकन बाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। 2 years 11 month एंड 18 days। मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ये आपने याद रखना है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो थे पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो थे लगे थे। इसके अलावा स्टूडेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन November 26, 1949 contained a preamble, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। तो स्टूडेंट्स, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा जो संविधान था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, वो तैयार होकर फाइनल शेप में आया था। और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि 26 नवंबर 1949 को जो अडॉप्ट किया गया था, तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, एक प्रियम्बल मीन्स जो फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और 8 शेड्यूल जो थे उसमें थे, ओरिजिनल जो थे वो उसमें थे। सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट एटसेट्रा केम इनटू फोर्स ऑन November 26, 1949। तो स्टूडेंट्स, मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कुछ प्रोविजंस जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, लाइक सिटीजनशिप, जैसे सिटीजनशिप का प्रोविज़न था, इलेक्शन का प्रोविज़न था, या प्रोविजनल पार्लियामेंट के प्रोविज़न जो कुछ ये प्रोविजंस थे जो, तो वो 26 नवंबर 1949 को ही इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। बाकी वाला रिमेनिंग प्रोविज़न जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो 26 जनवरी 1950 को जो थे वो इम्प्लीमेंट किए गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रोविजंस जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो नवंबर 26, 1949 को ही इम्प्लीमेंट किए गए थे, लेकिन रिमेनिंग प्रोविजन जो थे, बाकी वाले रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था, वो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया थे, इम्प्लीमेंट किए गए थे। तो अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टूडेंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये है कि वाई 26 जनवरी वाज चूजन एज अ डे फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करने का दिन क्यों चुना गया? तो इसकी कुछ ड्यू टू हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ये मैंने आपको स्टूडेंट्स आप सामने देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है, वाई 26 जनवरी वाज चूजन एज अ डे फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अडॉप्ट किया गया, फाइनल तौर पर तैयार था। फिर इसको उसी दिन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, और उसी दिन फुली इम्प्लीमेंट ना करते हुए 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? सो आइए स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है मैं आपको बताने वाला हूं। इट वॉज ऑन दिस डे, एक्चुअल में हुआ क्या था कि 26 जनवरी के दिन, इट वॉज ऑन दिस डे in 1930 that पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन जो था 19 दिसंबर 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस का दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन जो उसको हम कहते हैं वो हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, it was on this day in 1930 that पूर्ण स्वराज डे was celebrated। तो इस दिन क्या किया था इन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था कि पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था, कि कंप्लीट वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कब किया था? दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में एक उन्होंने पूर्ण स्वराज डे जो था, वो पूर्ण स्वराज दिवस जो था वो वहां पे सेलिब्रेट किया था। तो जिसकी वजह से 26 जनवरी को ही, वो 26 जनवरी का दिन था, तो इसीलिए 26 जनवरी को जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन का फुली तौर पर इंप्लीमेंट करने का दिन रखा गया। स्टूडेंट, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वर रिपील। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स कि जैसे ही हमारा भारत का संविधान जो था वो लागू हुआ, जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब तक कि भारत का नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था, भारत का नया जो संविधान फाइनल रूप में बन के तैयार होके नहीं आ जाता, तब तक भारत को किन किन रूल्स के बेस पे चलाना था? इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935।
तो जैसे ही हमारा ये भारत का संविधान जो है लागू हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो थे वो रिपील कर दिए गए। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो थे, सम हाइलाइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। सो अब जो है हम आगे हमारा पूरा संविधान जो है हम पढ़ेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये थे जो आज आपको मैं बताना चाहता था, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन जो हैं, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि ये आपके जो थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो थे कितने हेल्पफुल रहे हैं आपके लिए। और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।